Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 3rd of April 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. Our first question is, which of the following is the commonest symptom of cataract? इनमें से कौन सा कैटरेक्ट डिजीज होने पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सिम्टम है? ऑप्शन ए, आई पेन एंड इरिटेशन दैट वर्जन एट नाइट। पेशेंट को रात के समय आंखों में दर्द होता है, इरिटेशन रहती है। ऑप्शन बी, हेलोज एंड रेनबोज अराउंड द लाइट। क्लाइंट जिस जगह पर भी देखता है, रोशनी वाले हिस्से में उसे रोशनी के चारों तरफ गोलाकार आकार से रेनबो बनता हुआ दिखाई देता है। ऑप्शन सी, ब्लड एंड हैजी विजन। क्लाइंट को धुंधला दिखाई देगा, हैजी दिखाई देगा। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भारत में अडल्ट क्लाइंट्स के अंदर ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण कैटरेक्ट को माना जाता है और कैटरेक्ट डिजीज होने पर क्लाइंट को धुंधला दिखाई देता है, हैजी दिखाई देता है। दिस इज द कॉमनेस्ट सिम्टम अ पर्सन फेसेस ड्यूरिंग द कैटरेक्ट डिजीज। कैटरेक्ट डिजीज लेंस की ओपेसिटी के कारण डेवलप होता है। हमारी आंखों में जो आई लेंस है उसके धुंधला हो जाने के कारण हम क्लियरली देख नहीं पाते। यही कंडीशन कैटरेक्ट है। कैटरेक्ट डिजीज कंडीशन होने पर ब्लड विजन और डिक्रीज्ड कलर परसेप्शन इसके अर्ली साइन के रूप में देखने को मिलते हैं। इसके बाद धीरे धीरे क्लाइंट की दूर के देखने की क्षमता कम होने लगती है। क्लाइंट को डबल विजन हो सकता है, डिप्लोपिया हो सकता है, फोटोफोबिया हो सकता है, रेड रिफ्लेक्स ऑप्थेल्मोस्कोपी के दौरान एब्सेंस हो सकते हैं। क्लाइंट की आईज में मिल्की वाइट ओपेक अपीयरेंस देखने को मिलती है और क्लाइंट का जो विजन है धीरे धीरे कम हो जाता है। यहाँ पर आप चाहें तो दो चीज नोट कर सकते हैं। पहली, अर्ली साइन के अंदर आप लिखिएगा डिक्रीज कलर परसेप्शन, डिक्रीज विजन एंड डिक्रीज कलर परसेप्शन। यानी जिस पर्सन को कैटरेक्ट डिजीज होता है वो कलर पहचान नहीं पाता और उसे धुंधला दिखाई देता है। ये इस डिजीज का अर्ली साइन माना जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द लेट साइन ऑफ कैटरेक्ट, तो आप बता सकते हैं कि क्लाइंट की आंखों में मिल्की वाइट प्लेक अपीयरेंस का देखना, दिखाई देना लेट साइन है इसका। presence of milky white plaque in eye. This is the late sign of this cataract disease condition. Next question is, the most important complication associated with chronic peritoneal dialysis is। अगर किसी क्लाइंट को काफी समय से पेरिटोनियल डायलिसिस किया जा रहा हो तो उसमें कौन सा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पेरिटोनाइटिस या फिर डायरिया। जिन क्लाइंट्स के अंदर किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही होती है उनमें डायलिसिस एज अ ट्रीटमेंट टू फिल्टर आउट द ब्लड यूज किया जाता है। डायलिसिस जो है दो प्रकार से किया जा सकता है। एक होता है हीमोडायलिसिस और एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस।
हीमोडायलिसिस प्रोसेस के दौरान बॉडी की ब्लड वेसल से ब्लड को लेकर मशीन से होते हुए पास करके वापस बॉडी में ट्रांसफ्यूज किया जाता है। ऐसा करने के दौरान जब ब्लड मशीन से होकर गुजरता है तो उसमें मौजूद सभी मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकाल लिए जाते हैं। दिस इज द हीमोडायलिसिस प्रोसेस और इस प्रोसेस के लिए क्लाइंट को हॉस्पिटल आना पड़ता है। लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस प्रोसेस के अंदर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एक एक्सेस एक बार बना दिए जाने के बाद क्लाइंट खुद से पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड को इंस्टिल करके कुछ समय इसे वहां रखने के बाद कैथेटर द्वारा इसे ड्रेन आउट कर देता है, जिससे बॉडी की जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, अशुद्धियां हैं, वो सभी इस फ्लूइड के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाती हैं। इसे पेरिटोनियल डायलिसिस का नाम दिया जाता है। जब हम पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं तो हम कैथेटर को पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इंसर्ट करते हैं और इस इंसर्शन के दौरान यदि हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाए तो हमारी पेरिटोनियल कैविटी में मौजूद पेरिटोनियल लेयर के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है और यही कंडीशन पेरिटोनाइटिस के नाम से जानी जाती है। पेरिटोनियल लेयर हमारी बॉडी की वह लेयर है जो कि एब्डोमिनल कैविटी के सभी ऑर्गन्स को कवर करके रखती है और इस मेम्ब्रेन के अंदर इंफेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन का होना पेरिटोनाइटिस है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। यानी अगर ये हो जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो क्लाइंट की डेथ तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client is scheduled for an outpatient electroencephalogram. A nurse instructs the client to prepare for the test by किसी क्लाइंट में EEG होने वाला है और इस पेशेंट को एज अ नर्स इस टेस्ट से पहले आप कौन सा इंस्ट्रक्शंस देंगे? ऑप्शन ए, रिमूविंग ऑल हेयर पिन्स। आप इस क्लाइंट को अपने हेयर में लगी सभी पिन्स को निकालने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी, अवॉइडिंग ईटिंग और ड्रिंकिंग एटलीस्ट 6 आवर्स प्रियर टू द टेस्ट। इस टेस्ट से 6 घंटे पहले से क्लाइंट को कुछ भी खाने या पीने के लिए मना कर देंगे। being prepared to have some of the scalp shaved, आप क्लाइंट के सिर के बालों को साफ करने के लिए कहेंगे, यानी शेव करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी, हैविंग ब्लड ड्रॉन फॉर अ ग्लूकोज लेवल 2 आवर्स बिफोर द टेस्ट। इस टेस्ट से 2 घंटे पहले का ब्लड शुगर लेवल हमें चेक करना होगा। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम टेस्ट से पहले क्लाइंट को क्या करने के लिए कहा जाएगा? जिन लोगों को एपिलेप्सी डिजीज होता है, मिर्गी आती है, दौरे पड़ते हैं, उनमें इस ईईजी टेस्ट को करवाया जाता है। इस टेस्ट को करने के लिए हम क्लाइंट के सिर पर एक हेलमेट रूपी इक्विपमेंट को लगाते हैं और ब्रेन की सभी एक्टिविटीज को वेव फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। याद रखिएगा, ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्लाइंट की ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। अगर आप हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते तो वो ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, और यहाँ ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी कहलाता है। इस प्रकार के प्रोसीजर से पहले ब्लड ग्लूकोज को चेक करना जरूरी नहीं है। इसके अलावा इस प्रोसेस से पहले क्लाइंट को उसके सर के बालों को साफ करना यानी हेयर्स को रिमूव करना आवश्यक नहीं है। हम सिर्फ क्लाइंट को ये कहते हैं कि जिस दिन टेस्ट होने वाला है उससे एक दिन पहले वो अपने स्कल्प को, अपने बालों को शैम्पू आदि से बिल्कुल साफ कर ले, उसके हेयर बिल्कुल क्लीन होने चाहिए और हेयर वॉश के बाद में किसी भी प्रकार का ऑयल या स्प्रे बालों पर नहीं लगाए। ये इंस्ट्रक्शंस आप इस टेस्ट से पहले उसे दे सकते हैं।
इस टेस्ट को करने से पहले क्लाइंट खा पी सकता है। क्लाइंट को एनपीओ या एनबीएम रखने की आवश्यकता नहीं है, उसे खाली पेट रखने की आवश्यकता नहीं है। तो फाइनली हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि है ऑप्शन ए। ये सही आंसर भी है। क्लाइंट में इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम प्रोसेस से पहले अगर उसके बालों में हेड एरिया में कोई पिन लगी है तो उसे रिमूव करने के लिए कहा जाएगा। दिस इज द इम्पोर्टेंट अबाउट ईईजी प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which artery supplies oxygenated blood to the stomach? हमारे स्टमक को ऑक्सीजन रिच ब्लड किस आर्टरी द्वारा पहुंचाया जाता है? कैरोटिड आर्टरी द्वारा, गैस्ट्रिक आर्टरी द्वारा, सीलियक आर्टरी द्वारा या फिर सिफेलिक आर्टरी के द्वारा? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गैस्ट्रिक आर्टरी। गैस्ट्रिक आर्टरी स्टमक को ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाने का काम करती है। आइए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को नोट भी कर लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि कैरोटिड आर्टरी किसे ब्लड सप्लाई पहुंचाती है, तो आप बता सकते हैं ये हमारे ब्रेन, फेस और नेक एरिया को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। अब दो गैस्ट्रिक आर्टरीज होती हैं, एक होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और एक होता है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। हमारी जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो सीलियक ट्रंक की ब्रांच होती है। इट इज द ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक। और जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है ये हिपैटिक आर्टरी से आती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो कि है सीलियक आर्टरी। सीलियक आर्टरी को कई बार हम सीलियक ट्रंक के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि इट इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल आर्टरी। ये एब्डोमिनल आर्टरी की पहली ब्रांच है और इसे सीलियक आर्टरी या सीलियक ट्रंक के रूप में जाना जाता है। सीलियक आर्टरी के द्वारा स्टमक, स्प्लीन, लीवर, ईसोफेगस आदि को ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज uncontrolled proliferation of cells is known as। अगर किसी क्लाइंट की बॉडी में सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए, यानी सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड होने लगे, उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगे, तो इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे? हाइपरट्रॉपी, हाइपरप्लेशिया, एट्रोपी या फिर मेटाप्लेशिया? प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हाइपरप्लेशिया। अक्सर हमेशा हाइपरट्रॉपी और हाइपरप्लेशिया वर्ड के अंदर कंफ्यूजन होता है। इसे इस डायग्राम के थ्रू आप देखेंगे तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर किसी जगह पर शरीर में जो नॉर्मल सेल्स हैं वो नॉर्मल से एबनॉर्मल होकर अपना आकार बढ़ा लें, तो इस कंडीशन को आप हाइपरट्रॉपी कहते हैं। किसी भी जगह की सेल्स का साइज यदि नॉर्मल की तुलना में बढ़ जाए तो ये कंडीशन हाइपरट्रॉफी कहलाती है। और अगर किसी जगह पर सेल्स में एबनॉर्मल सेल डिवीजन होने लगे, रैपिड सेल डिवीजन होने लगे, जिससे कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये कंडीशन हाइपरप्लेशिया कहलाती है। मान लीजिए ये कोई ऑर्गन है,
इसके अंदर नॉर्मली इतनी सेल्स होनी चाहिए, लेकिन इसमें एबनॉर्मल सेल डिवीजन शुरू हो जाता है, कैंसर जैसी स्टेट हो जाती है और इस ऑर्गन का साइज बढ़ने लगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्स मौजूद हो जाती हैं। तो इस कंडीशन को हम हाइपरप्लेशिया कहेंगे। अब एक बार फिर से समझिएगा दोनों ही टर्म्स को। अगर किसी जगह पर सेल का नंबर बढ़ता है तो ये हाइपरप्लेशिया है और सेल का साइज बढ़ता है तो ये हाइपरट्रॉपी है। एट्रोपी शब्द का मतलब होता है किसी भी सेल का अपने आकार से कम हो जाना। एट्रोपी मीन्स डिक्रीज इन द साइज ऑफ सेल। मेटाप्लेशिया शब्द का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, नॉर्मली बॉडी सेल किसी जगह पर इस प्रकार गोलाकार होनी चाहिए थी, लेकिन इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इन्होंने अपने स्वरूप को बदला और ये रेक्टेंगल शेप की हो गई। तो ये कंडीशन मेटाप्लेशिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज causes of diarrhea include except। किसी क्लाइंट को इनमें से किस वजह से डायरिया नहीं हो सकता? ओवरफीडिंग, इंडाइजेशन, फास्टिंग, बैक्टीरिया। हाइलाइटेड पॉइंट। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। अगर आप किसी क्लाइंट को जरूरत से ज्यादा फीडिंग करवाते हैं तो उसे डायरिया हो सकता है। क्लाइंट को यदि फूड नहीं डाइजेस्ट हो पाता है यानी इनडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाता है, तो डायरिया हो सकता है। फूड सब्सटेंस कंटेमिनेटेड हो यानी उसमें बैक्टीरिया मौजूद हो तो उसे डायरिया हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फास्टिंग स्टेट में रहे, खाना नहीं खाए, तो उसे डायरिया नहीं होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉज ऑफ टिटैनी इज। इन चारों ऑप्शंस में से किस कंडीशन के होने पर टिटैनी हो सकता है? हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया या फिर हाइपरमैग्नीसीमिया। यस, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर किसी क्लाइंट की बॉडी में कैल्शियम का लेवल 8 टू 10 mg पर डीएल के बीच में है तो ये नॉर्मल है। अगर कैल्शियम का लेवल 8 mg पर डीएल से कम हो जाए तो ये कंडीशन हाइपोकैल्सीमिया कहलाती है और इस कंडीशन के होने पर इंटरमिटेंट टॉनिक मस्कुलर स्पाज्म आने लगते हैं। इसी कंडीशन को हम टिटैनी कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारे हाथ पैरों में स्पाज्म आएंगे, मरोड़े आने लगेंगे और यही कंडीशन टिटैनी कहलाती है। हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। विटामिन डी अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा में है तो ये इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। कैल्शियम के अच्छे सोर्स की बात की जाए तो मिल्क इसका बेस्ट सोर्स माना जाता है। यहाँ पर मैग्नीशियम दिया गया है। मैग्नीशियम का हमारी बॉडी में नॉर्मल लेवल होता है 1.7 से 2.2 mg पर डीएल। 1.7 से 2.2 mg पर डीएल। मैग्नीशियम हमारी बॉडी में नर्व्स के प्रॉपर ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। जिन क्लाइंट्स के अंदर टिटैनी जैसी कंडीशन डेवलप होती है उनमें मसल स्पाज्म के साथ साथ कंडीशन के सीवियर होने पर एक्सट्रीमिटीज में नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन यानी कुछ चुभने जैसा अनुभव होना, लॉस ऑफ फंक्शन, पेन, ये सभी फाइंडिंग्स भी देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल आर मोनोसैकेराइड्स एक्सेप्ट।
कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप आपने पढ़े होंगे, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। इनमें से आपको मोनोसैकेराइड टाइप के शुगर कौन-कौन से हैं, उसके अलावा ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। विच इज़ नॉट द मोनोसैकेराइड, उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। लैक्टोज़, फ्रक्टोज़, ग्लूकोज़, गैलेक्टोज़। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लैक्टोज। फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये तीनों ही मोनोसैकेराइड्स हैं, जबकि लैक्टोज जो है डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है, डाइसैकेराइड टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोज का निर्माण गैलेक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से होता है। इसके फॉर्मूला की यदि बात की जाए तो C12H22O11 इसका फॉर्मूला है। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये टोटल मिल्क में 2 से 8% तक होती है। लैक्टोज नाम जो है लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसमें लैक शब्द का मतलब होता है मिल्क और ओज का मतलब होता है शुगर। तो आप इसे मिल्क शुगर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज solution of choice for bladder irrigation for a patient who is undergoing transurethral resection of prostate। किसी क्लाइंट में ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट प्रोसीजर के बाद ब्लैडर को इरिगेट करने के लिए इनमें से कौन सा सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है? ग्लिसरॉल, नॉर्मल सेलाइन, रिंगल लैक्टेट या फिर आइसोलेट पी। जब भी किसी पर्सन को बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया जैसी कंडीशन होती है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम TURP प्रोसीजर करते हैं, यानी ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट करते हैं। मेल्स के अंदर, जैसे कि मान लीजिए ये मेल्स का यूरेथ्रा है और ये यूरिथ्रल ओपनिंग है। इस यूरिथ्रा में इस जगह पर अंदर की तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इस प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज जो है बढ़ने लगता है, और साइज बढ़ने के कारण ये ग्लैंड धीरे धीरे यूरिथ्रा को कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, जिसके कारण पर्सन यूरिन को पास नहीं कर पाता। यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, पेन होता है, ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम इलेक्ट्रोकॉर्डरी या शार्प डाइसेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल TURP प्रोसीजर में करते हैं। इस इक्विपमेंट को यूरिथ्रा से इंसर्ट करने के बाद जो प्रोस्टेट ग्लैंड का पार्ट एक्सेसिवली इंक्रीज हुआ है, उसे सर्जरी द्वारा काट कर हटा दिया जाता है, और उसके बाद जो यूरिथ्रल वे है ये नॉर्मल हो जाता है। क्लाइंट फिर इजीली यूरिन पास कर पाता है। दिस इज ऑल अबाउट BPH एंड TURP प्रोसीजर। इस प्रोसेस को करने के बाद हम क्लाइंट में लगातार ब्लैडर को वॉश करते हैं, इरिगेट करते हैं, ताकि वहां पर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, क्लॉट आदि ना रिमेनिंग रह जाए। इस चीज के लिए सॉल्यूशन ऑफ चॉइस के रूप में हम ग्लिसरॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, ग्लिसरॉल इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस in the patient who just had TURP procedure। Next question is, which of the following test can be used for the diagnosis and assessment of the severity of heart failure? किसी क्लाइंट को यदि हार्ट फेलियर कंडीशन है, तो इसकी सीवियरिटी को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जा सकता है? BNP टेस्ट, PSA टेस्ट, ट्रोपोनिन टेस्ट या फिर ANA टेस्ट?
The right answer is option A, BNP टेस्ट। BNP टेस्ट का फुल फॉर्म आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसे। बी टाइप नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड टेस्ट या ब्रेन नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये जो बीएनपी प्रोटीन है, ये बेसिकली हमारे हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी ओवर स्ट्रेचिंग पर रिलीज होता है। रिलीज्ड व्हेन ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। हमारे हार्ट के वेंट्रिकल्स जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं, उनमें एक्सेसिव स्ट्रेचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, तब इस बीएनपी प्रोटीन का सिक्रीशन देखने को मिलता है। और इसका लेवल पता करके हम क्लाइंट में हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन है या नहीं, इस चीज़ का असेसमेंट कर सकते हैं। हार्ट फेलियर आप जानते ही हैं, बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार यदि हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता तो ये कंडीशन हार्ट फेलियर है। पीएसए जैसा कि यहाँ ऑप्शन बी में बताया गया है, इसे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन के नाम से जाना जाता है। इस टेस्ट का इस्तेमाल करके हम मेल्स के अंदर प्रोस्टेट कैंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रोपोनिन दो प्रकार का है, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी। इसका ब्लड में लेवल असेस करके हम मायोकार्डियल इंफ्राक्शन यानी हार्ट अटैक जैसी कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ANA का फुल फॉर्म होता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। इस टेस्ट का इस्तेमाल करके हम क्लाइंट में ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटिस कंडीशन है या नहीं, इस चीज का असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम एडिपोज टू लीवर is the function of which of the following lipoproteins। हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यूज से कोलेस्ट्रॉल को लीवर तक लेकर आना, जहां इसका मेटाबॉलिज्म हो सके, किस प्रकार की सेल का, किस प्रकार के लिपोप्रोटीन्स का फंक्शन है? एचडीएल का, एलडीएल का, वीएलडीएल का या आईएमएलडीएल का? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एचडीएल का। आइए इसे और समझ लेते हैं। लिपोप्रोटीन का पहला टाइप है एचडीएल, जिसे आप हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। इस कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब आप हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, हेल्दी लिविंग फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज आदि करते हैं, तब इस एचडीएल का लेवल बढ़ता है। इस हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का काम है कि ये हमारी बॉडी में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को एडिपोज सेल्स में डिपॉजिट नहीं होने देता। ये इसे यहाँ से निकाल कर लीवर तक लेकर आता है, जहाँ पर ये मेटाबोलाइज हो जाता है और हमारे हार्ट की हेल्थ अच्छी रहती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल इसने मेंटेन कर दिया। अब इसका ऑपोजिट काम करने वाला एलडीएल है, जिसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल इस लिपोप्रोटीन के द्वारा लीवर से कोलेस्ट्रॉल को खींचकर एडिपोज टिश्यूज को दे दिया जाता है, एडिपोज सेल्स को दे दिया जाता है, जहां पर इनका डिपोजिशन होता है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है और हमारे हार्ट की हेल्थ बिगड़ने लगती है। ये चीज एलडीएल के द्वारा की जाती है और इसी वजह से हम इसे बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर के अंदर नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 mg पर डीएल से कम ही रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज आर।
इन चारों ऑप्शंस में से डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज किसे कहा जा सकता है? किसी भी डिजीज का डायरेक्ट ट्रांसमिशन किस मोड से हो सकता है, ये आपको बताना है। व्हीकल बॉर्न, फूड बॉर्न, वेक्टर बॉर्न, ट्रांसप्लेसेंटल। डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब होता है इमीडिएट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम इन्फेक्टेड होस्ट और रिजर्वायर to a person who don't have disease by a appropriate entry point। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रांसप्लेसेंटल। ट्रांसप्लेसेंटल रूट से डिजीज का डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है। जब भी हम डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो उनके अंदर ये सभी मोड्स आ सकते हैं, जैसे कि टच, इसके अलावा किस, सेक्स, ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट में स्नीजिंग हो सकता है, कफिंग हो सकता है, यानी खांसना छींकना दोनों हो सकता है। और ट्रांसप्लेसेंटल, ये सभी मेथड्स हैं जिनके द्वारा डायरेक्टली किसी कम्युनिकेबल डिजीज का ट्रांसमिशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज T-tube drainage is used after the following surgical procedure। इनमें से किस सर्जरी के बाद टी ट्यूब ड्रेनेज का इस्तेमाल किया जाता है? कोलेसिस्टेक्टोमी, मैस्टोइडेक्टोमी, कोलोस्टोमी, लोबेक्टोमी। The right answer is option A, कोलेसिस्टेक्टोमी। कोलेसिस्टेक्टोमी का मतलब होता है सर्जरी द्वारा गॉल ब्लैडर को रिमूव करना। आप चाहें तो यहाँ नोट कर सकते हैं या नेक्स्ट स्लाइड में नोट कर लीजिएगा। कोलेसिस्टेक्टोमी, कोलेसिस्टेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। सर्जरी द्वारा गॉल ब्लैडर को काट कर निकाल देना कोलेसिस्टेक्टोमी कहलाता है। इस प्रोसीजर का इस्तेमाल जब गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स हो जाते हैं तब इसके ट्रीटमेंट में किया जाता है। मान लीजिए क्लाइंट के गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स बन गए, पथरी हो गई, तो फिर सर्जरी द्वारा हम इस गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर देते हैं। तो ये कंडीशन कोलेसिस्टेक्टोमी के नाम से जानी जाती है। हमारा जो गॉल ब्लैडर होता है ये एक पियर शेप्ड ऑर्गन है, यानी नाशपाती जैसे फल के आकार का ऑर्गन होता है, जो कि लीवर के जस्ट नीचे अपर राइट एब्डोमेन पार्ट में पाया जाता है। गॉल ब्लैडर लीवर द्वारा बनाए गए बाइल को स्टोर करने का काम करता है। यहाँ पर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्टोर बाइल। बाइल को स्टोर करने का काम करता है गॉल ब्लैडर। और हमारे लीवर के द्वारा हर दिन करीबन 800 ml बाइल का प्रोडक्शन किया जाता है। और गॉल ब्लैडर की कैपेसिटी होती है इसे स्टोर करने की लगभग 50 से 60 ml। और फिर जो एक्स्ट्रा बाइल होता है, जैसे ही हम कोई फैटी सब्सटेंस खाते हैं उसे डाइजेस्ट या इमल्सिफाई करने हेतु गॉल ब्लैडर द्वारा निकाल दिया जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, हमारे लीवर के द्वारा हर दिन करीबन 800 ml के आसपास बाइल का सिक्रीशन किया जाता है। और हमारा जो गॉल ब्लैडर है इस बाइल को स्टोर करके रखने का काम करता है। यहाँ पर गॉल ब्लैडर की कैपेसिटी है 50 से 60 ml। बाइल का काम होता है जब भी हम कोई फैट सब्सटेंस खाते हैं
तो ये बाइल उस फैट को डाइजेस्ट करने के लिए उसके पास जाएगा, उसे इमल्सिफाई करेगा, फिर जाकर ये फैट डाइजेस्ट हो पाएगा। तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ से इम्पॉर्टेंट हैं। इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड ऑप्शन के अंदर टर्म दी गई है मैस्टोइडेक्टोमी। ये क्या है इसे भी जान लेते हैं। Mastoidectomy is a procedure performed to remove the mastoid air cells, air bubbles in the skull near the inner ear. Mastoidectomy एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि इनर ईयर के अंदर आई प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस प्रोसीजर के अंदर इनर ईयर के अंदर मौजूद मैस्टोइड एयर सेल्स, एयर बबल्स आदि को रिमूव किया जाता है। इस मैस्टोइडेक्टोमी प्रोसीजर का इस्तेमाल हम मैस्टोइडाइटिस, क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया या कॉलेस्टेटोमा नाम की डिजीज कंडीशन के ट्रीटमेंट में करते हैं। याद रखिएगा, मैस्टोइडेक्टोमी प्रोसीजर में हम मैस्टोइड एरिया में मौजूद एयर बबल्स, एयर सेल्स को रिमूव करते हैं और इस प्रोसीजर का इस्तेमाल मैस्टोइडाइटिस, क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, कॉलेसिस्टोमा इन कंडीशन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी का मतलब होता है हमारे एब्डोमेन एरिया में इंटेस्टाइन की एक ओपनिंग बना देना, जहां से हम स्टूल को पास करेंगे, एक्सक्रीट आउट करेंगे। अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट के रेक्टम एरिया में या एनएस वाले हिस्से के अंदर या फिर सिग्मोइड कॉलोन वाले पार्ट के अंदर कैंसर हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जिसके कारण नेचुरल रूट से स्टूल को पास करना संभव नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम इंटेस्टाइन्स के अंदर एक ओपनिंग बना देते हैं, जिसके थ्रू हम जो फीकल मैटर है, स्टूल है, उसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं और ये प्रोसीजर कोलोस्टोमी कहलाता है। लोबेक्टोमी क्या है? लंग्स के लोब को सर्जरी द्वारा रिमूव करना लोबेक्टोमी है। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास दो लंग्स हैं, राइट और लेफ्ट। हमारा जो लेफ्ट लंग होता है उसमें दो लोब्स होते हैं, राइट लंग के अंदर तीन लोब्स होते हैं। किसी भी कंडीशन में मान लीजिए इस लोब के अंदर कोई कैंसर हो गया या कोई इंफेक्शन हो गया, अब आपको सर्जरी द्वारा इस लोब को यहाँ से काट कर निकालना है, तो ये प्रोसीजर लोबेक्टोमी कहलाता है। लंग्स के लोब को सर्जरी द्वारा काट कर हटा देना लोबेक्टोमी प्रोसीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following findings is the best indication that fluid replacement for the client with hypovolemic shock is adequate? किसी क्लाइंट को बॉडी में फ्लूइड की कमी हो गई है, जिसकी वजह से वो हाइपोवॉलेमिक शॉक में है। इस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए आप उसे फ्लूइड दे रहे हैं, फ्लूइड थेरेपी दे रहे हैं। अब आप इन चारों ऑप्शंस में से उस फाइंडिंग को सेलेक्ट करें जिसके मिलने पर आप ये मानेंगे कि हम जो क्लाइंट को फ्लूइड दे रहे हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे हैं, वो सक्सेसफुल है और क्लाइंट में अब बॉडी फ्लूइड की मात्रा बढ़ रही है। आपके ऑप्शंस हैं यूरिनरी आउटपुट ग्रेटर देन 30 ml पर आवर। 1 घंटे में इस क्लाइंट का यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से बढ़ जाए। ऑप्शन बी, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 90 mm of Hg, डायस्टोलिक बीपी 90 mm of Hg से ज़्यादा हो जाए। ऑप्शन सी, रेस्पिरेटरी रेट 21 ब्रीथ्स पर मिनट। ऑप्शन डी, सिस्टोलिक बीपी ग्रेटर देन 110 mm of Hg, सिस्टोलिक बीपी 110 mm of Hg से ज़्यादा हो जाए। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जब भी किसी क्लाइंट में दी जा रही फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी सक्सेसफुल होने लगती है, तो इस क्लाइंट के अंदर हर घंटे यूरिन आउटपुट 30 ml या इससे ज़्यादा
होने लगता है। अगर क्लाइंट 1 घंटे में 30 ml से ज़्यादा यूरिन पास कर रहा है, तो इसका मतलब है कि क्लाइंट की कंडीशन अब बेहतर हो रही है, यूरिन फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी सक्सेसफुल रह रही है। इसके अलावा फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी के सक्सेस होने पर ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट और कार्डियक रेट तीनों ही नॉर्मल होने लगती हैं, जो कि हाइपोवोलेमिक शॉक की स्थिति में बढ़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अगर किसी क्लाइंट को हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कंडीशन हो जाए, तो इनमें से कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? होपफुली इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे बिकॉज़ हमने इसे डिस्कस किया है। हाई सीरम कैल्शियम लेवल होगा, लो सीरम कैल्शियम लेवल होगा, हाई सीरम पोटेशियम लेवल होगा, लो सीरम पोटेशियम लेवल होगा। अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड सही तरीके से अपना काम नहीं करे, तो इससे कौन सी कंडीशन हो सकती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लो सीरम कैल्शियम लेवल। याद रखिएगा, हमारी जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है, ये संख्या में 4 होती हैं और थायरॉइड ग्लैंड के पोल्स पर पाई जाती हैं। इनका काम है ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। अगर इनका सिक्रीशन कम होगा, यानी पैराथायरॉइड हार्मोन कम बनेगा, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल भी कम ही रहेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज caring for a client with chronic kidney failure. What should the nurse teach the client to limit the intake of to help control uremia associated with end-stage renal disease? एंड स्टेज रीनल डिजीज किसी भी क्लाइंट में किडनी फेलियर की आखिरी स्टेज होती है और इस स्टेज के होने पर यूरीमिया कंडीशन डेवलप होने लगती है। यूरीमिया कंडीशन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है हमारे ब्लड के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट सब्सटेंस लाइक यूरिया आदि का लेवल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। और अगर इस सिचुएशन में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया गया, डायलिसिस आदि नहीं करवाया गया, तो क्लाइंट की स्थिति बिगड़ सकती है, बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेट में क्लाइंट जा सकता है। अब आपके पेशेंट को क्रॉनिक किडनी फेलियर कंडीशन था, उसे एंड स्टेज रीनल डिजीज हुआ और अब यूरीमिया कंडीशन डेवलप हो रही है, तो इन चारों में से कौन सी सब्सटेंस को आप इस क्लाइंट में इनटेक नहीं करने देंगे या इनटेक को लिमिट कर देंगे ताकि यूरीमिया कंडीशन और ना डेवलप हो? फ्लूइड, प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम। अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो फिर से समझिएगा, किडनी फेलियर वाले पेशेंट में इन चारों में से कौन सा सब्सटेंस नहीं देने पर आप यूरीमिया जैसी कंडीशन को डेवलप होने से रोक सकते हैं? देखिएगा, किसी भी क्लाइंट को अगर आप पोटेशियम रेस्ट्रिक्ट करते हैं या लेस अमाउंट में देते हैं, तो इससे क्लाइंट में हाइपरकैलेमिया नहीं डेवलप होगा। किडनी फेलियर वाले पेशेंट के अंदर सोडियम का रेस्ट्रिक्शन किया जाता है ताकि उसके अंदर फ्लूइड रिटेंशन ना हो। अगर क्लाइंट को आप फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करवा देते हैं, तो इससे उसके अंदर हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन नहीं होगी, फ्लूइड रिटेंशन की मात्रा भी कम होगी, लेकिन यूरीमिया जो है वो सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी आखिरी में बचता है, जो कि सही आंसर भी है। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है, उसका निर्माण एमिनो एसिड से मिलकर होता है। एमिनो एसिड्स के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है
और जब हमारी बॉडी में ये प्रोटीन यूटिलाइज हो जाते हैं और इनसे जब वेस्ट प्रोडक्ट बनता है तो उसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है और उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम यूरिया के नाम से जानते हैं। अगर हमारी किडनी इस यूरिया को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं करवा पाती तो ब्लड में ये यूरिया शिफ्ट हो जाता है और ब्लड में इस यूरिया का लेवल बढ़ने लगता है, जिसे हम यूरीमिया कंडीशन का नाम देते हैं। तो अगर क्लाइंट में यूरीमिया जैसी कंडीशन डेवलप हो रही है तो हम सीधे सीधे इस पेशेंट को प्रोटीन वाली चीज़ें खाने या पीने से मना कर देंगे। ऐसा करके हम उस क्लाइंट की बॉडी में यूरीमिया की कंडीशन को डेवलप होने से रोक पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू increase the comfort of a patient admitted with acute appendicitis, the nurse would instruct the patient। किसी एपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट में हो रहे पेट दर्द को कम करने के लिए एज अ नर्स आपके द्वारा कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है? ऑप्शन ए, टू लाई ऑन हिज एब्डोमेन, आप उसे प्रॉन पोजीशन में एब्डोमेन पर सुला देंगे। ऑप्शन बी, उसे सिट अपराइट पोजीशन में रहने को कहेंगे यानी सीधा बैठा देंगे। ऑप्शन सी, टू लाई सुपाइन विथ लेग्स स्ट्रेच्ड, आप इस पेशेंट को सीधा लिटाकर उसके पैरों को स्ट्रेच्ड रखेंगे, खिंचा हुआ रखेंगे। ऑप्शन डी, टू लाई विथ नीज फ्लेक्स्ड, आप इसे सुपाइन पोजीशन में लिटाकर सीधा लिटाकर उसको घुटनों से पैरों को फोल्ड करके लेटने के लिए कहेंगे। फ्लेक्स का सिंपल मीनिंग होता है फोल्ड करना। यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए ये आपका पेशेंट है और इस पेशेंट को आपने बिल्कुल सीधा लेटा रखा है। जब ये पेशेंट सुपाइन पोजीशन में रहेगा, सीधा लेटा हुआ रहेगा, तो इसके राइट साइड ऑफ एब्डोमेन के अंदर पेन ज़्यादा होगा क्योंकि अपेंडिक्स का पेन इसी जगह पर होता है। इसका कारण ये है कि पेशेंट जब पैरों को सीधा करके बिल्कुल लेटता है, तो उसके एब्डोमेन मसल्स जो हैं, वो खिंचे हुए रहते हैं, तने हुए रहते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं। तो इसकी वजह से उसमें पेन ज़्यादा होता है। अगर आप इस क्लाइंट के पेन को थोड़ा कम करना चाहते हैं, तो आप इस पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाने के बाद पैरों को इस प्रकार से घुटनों पर मोड़कर लेटने को कहें। यानी उसके नीज को अगर आप फ्लेक्स कर देते हैं, घुटनों से पैरों को मोड़कर इस प्रकार लेटने को कहते हैं, तो उसके यहाँ पर जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, उनमें स्ट्रेस कम हो जाएगा, उनमें तनाव कम हो जाएगा और पेशेंट में हो रहा जो पेन है, वो भी कुछ हद तक कम हो जाएगा। अपेंडिसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स और इसका जो पेन है राइट लोअर एब्डोमेन क्वाड्रेंट के अंदर देखने को मिलता है। अपेंडिसाइटिस कंडीशन होने पर हमें तुरंत सर्जरी कर कर इसे रिमूव करना होता है। अगर ये अपेंडिक्स फट गया, आपने सर्जरी नहीं करवाई, तो इससे सेप्टिसीमिया हो सकता है और क्लाइंट की लाइफ मुश्किल में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which disease is caused by Aedes mosquito except, इनमें से कौन सी डिजीज कंडीशन एडीज मॉस्किटो द्वारा नहीं होती है, ये आपको बताना है। जीका, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफस। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टाइफस। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिएगा। जीका, डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर, ये चारों डिजीज कंडीशंस एडीज मॉस्किटो द्वारा ट्रांसमिट की जाती हैं, जबकि टाइफस इनमें से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज नहीं है। टाइफस डिजीज को हम स्क्रब टाइफस के नाम से भी जानते हैं
या आप इसे बुश टाइफस कह सकते हैं। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि ओरेंशिया शुशुगामुशी नाम के बैक्टीरिया द्वारा होती है। स्क्रब टाइफस या बुश टाइफस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि ओरेंशिया शुशुगामुशी नामक बैक्टीरिया द्वारा स्प्रेड होती है, कॉज होती है। ये डिजीज कंडीशन लार्वा ईटिंग माइट्स जिन्हें चिगर्स कहते हैं, इनके बाइट के थ्रू फैलती है। स्क्रब टाइफस होने पर सिम्टम्स की बात की जाए तो फीवर, हेडेक, बॉडी एक और रैशेस देखने को मिल सकते हैं। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिर्फ आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेबल डिजीज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया इज। इन चारों ऑप्शंस में से उस कम्युनिकेबल डिजीज का नाम बताना है आपको जिसे इंडिया से इरेडिकेटेड डिक्लेयर किया जा चुका है। चिकन पॉक्स, रूबेला, स्मॉल पॉक्स, रेबीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्मॉल पॉक्स। किसी भी डिजीज को हम इरेडिकेटेड उस समय डिक्लेयर करते हैं जब उस डिजीज का ना तो कॉज मौजूद हो और ना ही कोई केस मौजूद हो। पूरी दुनिया से अभी तक सिर्फ एकमात्र स्मॉल पॉक्स ही ऐसा डिजीज है जिसे इरेडिकेटेड डिक्लेयर किया है, यानी पूरी दुनिया में ना तो इसका कोई कॉज मौजूद है, ना ही इसका केस मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्मोन दैट कॉजेज हाइपोकैल्सीमिया इज। इनमें से कौन सा हार्मोन हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन कॉज करता है? थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मोन, ऑक्सीटोसिन। बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। हमारी थायराइड ग्लैंड के द्वारा कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट किया जाता है और इस हार्मोन के प्रभाव से ब्लड में मौजूद कैल्शियम ब्लड से निकलकर बोन्स में शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि बोन्स और ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं, डेंस हो जाती हैं। इसका ऑपोजिट काम करता है पैराथॉर्मोन। ये हार्मोन बोन्स में मौजूद कैल्शियम को वहाँ से निकाल कर ब्लड को दे देता है और ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। कैल्सिटोनिन ने ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम किया, यानी हाइपोकैल्सीमिया किया, और पैराथॉर्मोन हार्मोन ने इसके ऑपोजिट यानी हाइपरकैल्सीमिया कंडीशन कॉज की। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किया जाता है और इसके प्रभाव से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किया जाता है और इसके प्रभाव से बेसल मेटाबॉलिज्म रेट मेंटेन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोसिफेलस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेप्ट। इनमें से हाइड्रोसिफेलस होने पर कौन सी फाइंडिंग देखने को नहीं मिलेगी? ऑप्शंस आर abnormal increase in CSF pressure, enlargement of head, irritability, decreased production of CSF। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें और फिर अपने आंसर को सेलेक्ट करें। क्वेश्चन में ये छुपी हुई छोटी छोटी सी चीजें आपके एक क्वेश्चन को गलत करवा सकती हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ CSF। याद रखिएगा, जब भी किसी क्लाइंट को हाइड्रोसिफेलस जैसी कंडीशन होती है तो वहां पर CSF का प्रोडक्शन नॉर्मली बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, ना कि घटा हुआ।
हाइड्रोसिफेलस कंडीशन होता क्या है, इस चीज को समझिएगा। हमारे स्कल के अंदर वेंट्रिकल्स पाई जाती हैं, कुछ कैविटीज होती हैं, जिन कैविटीज के अंदर सीएसएफ रहता है। अगर किसी कारण से इस सीएसएफ का प्रोडक्शन बढ़ जाए तो इन वेंट्रिकल्स या कैविटीज की आकार बढ़ने लगेगा। एक्सेसिव सीएसएफ के प्रोडक्शन के कारण ब्रेन की वेंट्रिकल्स का साइज भी बढ़ने लगेगा, और वेंट्रिकल्स का साइज बढ़ने की वजह से ब्रेन के ऊपर दबाव पड़ेगा, और ब्रेन के ऊपर दबाव का पड़ना हाइड्रोसिफेलिस कंडीशन कहलाती है। हमारे वेंट्रिकल से सीएसएफ का फ्लो लगातार होता रहता है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बात करवाने का काम करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल आईसीपी कितना होता है, तो आप बता सकते हैं 5 to 15 mm ऑफ एचजी। आईसीपी का मतलब है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ये हमारे ब्रेन पर पड़ रहा दबाव होता है, जो कि नॉर्मल सिचुएशन में इतना होना चाहिए। ये दबाव अगर 15 से ज़्यादा होता है तो इस सिचुएशन में हाइड्रोसिफेलिस कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सडन ऑनसेट ऑफ अ डिजीज इज रेफर्ड एज। अगर किसी क्लाइंट में अचानक कोई डिजीज हो जाए, सडनली कोई रोग हो जाए, तो आप इसे क्या कहेंगे? एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, या फिर इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्यूट डिजीज। एक्यूट के अंदर ए आता है, और इस ए से आप अचानक वर्ड को याद रख सकते हैं। कोई भी रोग, कोई भी डिजीज जब अचानक होता है, सडनली होता है, तो आप उसे एक्यूट ऑनसेट डिजीज के रूप में जानते हैं। जबकि कोई भी डिजीज जब धीरे धीरे डेवलप होता है, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली, प्रोग्रेसिवली डेवलप होता है, तो आप इसे क्रॉनिक डिजीज का नाम देते हैं। ए फॉर अचानक, ए फॉर एक्यूट, और क्रॉनिक मीन्स धीरे धीरे यानी ग्रेजुअली डेवलप होने वाली डिजीज कंडीशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।